अब आपका आज का हमारी जो सीरीज है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैमिलीज डोमिनेट इज हैविंग मैक्सिमम यूजफुल प्लांट। निम्न में से कौन से दो कुल में अधिकतम संख्या में उपयोगी पौधे हैं? फटाफट बताओ भैया, कौन सी फैमिली के अंदर आते हैं सबसे ज्यादा यूजफुल प्लांट्स? बताओ फटाफट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लाभदायक पौधे हैं वो निम्न में से कौन सी फैमिली के अंतर्गत सबसे ज्यादा आते हैं, ये आपको यहां पर आंसर देना है। तो फटाफट आपके आंसर आना चाहिए। हाँ, वर्मा जी ए, राजपूत जी बी, हाँ पिंकी जी ने बोला है ए। बताते जाओ, आंसर फटाफट सेंड करते जाओ भैया। क्या होना चाहिए आपका आंसर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और ये अलग अलग सिस्टम से पूछा जाता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो और कैसे कैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, संजय जी ने बोला है ए। बताते जाओ। यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट आंसर, जो ए वाला आंसर है वो करेक्ट है, बिल्कुल क्लियर। तो ए वाला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है मैं अभी आपको इसको क्लियर करूंगा कैसे ये आंसर करेक्ट है। तो जो एस्टेरेसी और पोएसी फैमिली होता है इसमें सबसे ज्यादा पौधे आते हैं। आया ना समझ में? अगर यहाँ ऑप्शन में एस्टेरेसी की जगह अगर फेबेसी दे दे, फेबेसी मीन्स लेग्यूमिनोसी, तो ऐसी स्थिति में भी आपका आंसर यही होगा। क्लियर? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर है एस्टेरेसी एंड पोएसी। एस्टेरेसी होता है कंपोजिट फैमिली, कंपोजिटी फैमिली को एस्टेरेसी फैमिली कहते हैं और पोएसी फैमिली को ग्रेमिनी फैमिली कहते हैं। आया ना समझ में? ये दोनों फैमिलीज जो होती है ये आपको पता होगा। यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं ये दोनों कुल या परिवार के नए नाम लिखे हैं। यहाँ पर ये जो एस्टेरेसी लिखा है ये कंपोजिटी फैमिली का नाम है, नया नाम, और पोएसी जो लिखा है ये ग्रेमिनी फैमिली का नया नाम है। क्लियर? तो कैसे है ये आंसर, क्यों है, इनको ही क्यों चूज किया है? तो इसका कारण है क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड सबसे लार्जेस्ट फैमिली जिसके अंदर मैक्सिमम प्लांट आते हैं वो है कंपोजिटी या एस्टेरेसी। क्लियर? लेकिन सेकंड लार्जेस्ट जो है, जो हमारे लिए खाद्य उपलब्ध कराती है वो है पोएसी या ग्रेमिनी फैमिली। तो फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली कंपोजिटी जिसको एस्टेरेसी कहा जाता है और सेकंड लार्जेस्ट फैमिली जो है वो है ग्रेमिनी जिसको पोएसी के नाम से जाना जाता है, और थर्ड जो है वो है लेग्यूमिनोसी या जिसको हम क्या बोलते हैं, फेबेसी कहते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। ये तो आपका आंसर हो गया। देखो एस्टेरेसी, एस्टेरेसी फैमिली जो होता है, एस्टेरेसी जिसे कंपोजिटी फैमिली भी कहा जाता है, इसको कंपोजिटी भी बोलते हैं। इसमें एस्टर, डेजी या फूल पौधों के आदेश एस्ट्रेल्स का मिश्रित परिवार है ये। क्लियर? दुनिया भर में वितरित की जाने वाली जो भी जड़ी बूटियां, झाड़ियां या फूल के जो पौधे होते हैं उनमें से 160 से अधिक प्रजातियां, साथ ही साथ 23,600 प्रजातियों के साथ एस्टेरेसी सबसे बड़े कुल के रूप में होता है। क्लियर? सबसे बड़ा कुल है कौन सा? एस्टेरेसी। इसमें लेट्यूस, डेजी, सूर्यमुखी, गुलदाउदी, एस्टर, सिंहपर्णी, गोल्डन रोज, कॉर्न फ्लावर, क्लियर, तारगोन, थिस्ल और आर्टिचोक, फिर सूरजमुखी, डहेलिया, मैरीगोल्ड, ये सब फ्लावर्स जितने भी होते हैं, जीनिया है, एस्टर है, कैमोमाइल है, चिकोरी है, सेज है। क्लियर? फिर रेगवीड है। मैक्सिमम जो फ्लावर प्लांट्स आते हैं वो एस्टेरेसी फैमिली के अंदर ही आते हैं जिसको पोएसी फैमिली कहते हैं। सेकंड लार्जेस्ट जो फैमिली है वो है पोएसी फैमिली। क्लियर? तो पोएसी फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसको अगर हम बोले तो मोनोकोटिलीडन जो है, अगर देखो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों को अगर कंबाइन कर दें, मोनोकोटिलीडन डाइकोटिलीडन को, तो यहाँ पर सबसे बड़ी फैमिली कौन सी आती है वो है एस्टेरेसी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिटी फैमिली। लेकिन अगर केवल एक बीजपत्रीय पौधों का अगर सबसे बड़ा कुल बोले तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाता है, फिर है ग्रेमिनी, फिर यह एस्टेरेसी फैमिली हट जाता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो
यहाँ पर तीनों के मैंने सीक्वेंस भी लिखे हैं। सबसे बड़ी जो फैमिली है पादप जगत में वो है एस्टेरेसी फैमिली, जिसको कंपोजिटी कहा जाता है। सेकंड लार्जेस्ट जो है वो है पोएसी, जिसको कि ग्रेमिनी कहा जाता है। और थर्ड लार्जेस्ट है फेबेसी, जिसको लेग्यूमिनोसी फैमिली कहा जाता है। तो जब भी आंसर में अगर एस्टेरेसी नहीं आए तो फिर पोएसी और फेबेसी आएगा, अगर पोएसी नहीं आए तो एस्टेरी और फेबेसी आएगा। क्लियर? और अगर फेबेसी नहीं है तो एस्टेरेसी और पोएसी आएगा। और सबसे बड़ी अगर बोले तो एस्टेरेसी। मोनोकोटिलीडन एक बीजपत्री की अगर सबसे बड़ी बोले तो वो कौन सी है? वो है ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली। तो ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एटलस 66 वेराइटी ऑफ व्हीट वाज डेवलप्ड फॉर। गेहूं की किस्म एटलस 66 को निम्न के लिए विकसित किया गया था। बताओ फटाफट आपके आंसर क्या होना चाहिए। हाँ पाटिल जी, अगर सोलेनेसी का बोले तो भारत में सबसे ज्यादा जो या विश्व में सबसे ज्यादा जो सब्जियों का उत्पादन करने वाली फैमिली वो सोलेनेसी है। हाँ पाटिल जी फटाफट बताओ। हर्ष पाटीदार जी बी, पाटिल जी बी, सोनी जी बी, सी बी, बागरी जी बी, राजपूत जी बी। फटाफट आंसर आने दो आपके। घास पहला आंसर है घासीय वृद्धि रोग की जांच करना। क्लियर? दूसरा उच्च प्रोटीन अवयव, फिर विटामिन सी और सुगंधित अनाज। ये आपके सामने आंसर है। हाँ विकास चौहान जी ने बी बोला है, पिंकी जी ने बोला है बी। चलो ठीक है, आपके आंसर सेंड करते रहो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है ये जो एटलस 66 वैरायटी है, ये गेहूं की वैरायटी। आप लोग ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लेते हैं एटलस 66 किसकी वैरायटी है। तो एटलस 66 जो है वो गेहूं की इंप्रूव्ड वैरायटी है। क्लियर? और इसके अंदर अगर देखो तो प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उच्च प्रोटीन अवयव। ये उच्च प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए इस किस्म का विकास किया गया है, एटलस 66। क्लियर? चलो ठीक है, अब देखते हैं हम एटलस 66 के बारे में, 66 के बारे में। तो हाई प्रोटीन जीन ऑफ एटलस 66 क्लियर हैव बीन सक्सेसफुली incorporated into commercial variety Longkota to make it rich in protein। ये लोंगकोटा में विकसित की गई है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा आता है कि जो एटलस 66 है वो किसके लिए जानी जाती है? तो उच्च प्रोटीन के लिए ये किस्म जानी जाती है। क्लियर? इसके अलावा कुछ रिसेंटली वैरायटी के बारे में भी ध्यान रखना जो व्हीट या गेहूं की है। तो व्हीट या गेहूं की कुछ रिसेंटली वैरायटी जो है जेनेटिक डिपार्टमेंट ऑफ आईसीआर हैज, आईसीआर का जो अनुवंशिकी विभाग है उनके द्वारा कुछ रिच प्रोटीन की अधिकता वाली गेहूं की जो किस्म है वो विकसित की गई है, जिसका नाम है पूषा यशस्वी। क्या है? पूषा यशस्वी, जिसको कि HD 3226 के नाम से भी जाना जाता है। फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन इन रबी सीजन, रबी के सीजन में ही गेहूं लगाते हैं। तो ये भी हाई प्रोटीन क्वालिटी के लिए विकसित की गई है। कुछ लेटेस्ट जो व्हीट या गेहूं की वेराइटीज है इनके बारे में भी आप ध्यान रखना। तो गेहूं की जो लेटेस्ट वेराइटी है, एक है स्वर्णा जिसको HI 1479 के नाम से जानते हैं। फिर है अमृता, ये सूखे क्षेत्रों के लिए अच्छी होती है और HI 1500 के नाम से इसको जानते हैं। फिर ऊर्जा, क्लियर, HD 2864 के नाम से जानते हैं। पूषा तृप्ति HD 2833 जो कि 2006 में विकसित हुई है। फिर श्रेष्ठ HD 2687 ये 2005 में विकसित हुई है। आदित्य HD 2781 ये 2005 में विकसित गेहूं की वैरायटी है। HD 2888 ये 2006 में विकसित है। और ये है पूर्वा HD 2824 ये भी 2005 में विकसित की गई है। साथ ही साथ पूषा विशेष ये भी 2005 में विकसित किस्म है, HD 2851। तो ये गेहूं की कुछ
वेराइटीज है, इनके बारे में ध्यान रखना। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो ये है, प्राइमरी, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैं सुधार देता हूँ। सी, कार्बोक्सिलेशन occurs in C3 and C4 plant with the help of, प्राथमिक कार्बोक्सिलेशन C3 और C4 पौधों में निम्न की मदद से घटित होता है। आप लोग फटाफट आंसर दो। चलो ठीक है, आपके आंसर सेंड करते रहना। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है प्राथमिक कार्बोक्सिलेशन C3 और C4 पौधों में निम्न की मदद से घटित होता है। तो कार्बोक्सिलेशन की क्रिया मैंने आपको कई बार समझाया है। कार्बोक्सिलेशन की जो क्रिया होती है वो C3 और C4 दोनों पौधों में होती है। ये अंधकार क्रिया है और ये जो होता है ये स्ट्रोमा में घटित होता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक का जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा के अंदर ये क्रिया घटित होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको एक पिछले मैंने लेक्चर्स में आपको बताया है बारीकी से कि C3 पौधों में क्या होता है। तो C3 पौधों में आप सभी को पता है भैया RUBP, क्लियर। और पहला बनने वाला स्थायी उत्पाद क्या था, PGA, क्लियर। ये CO2 ग्रहण कर रहा है पौधा, मीन्स कार्बोक्सिलेशन की क्रिया हो रही है। और यहाँ पर आपको पूछा है कि C3 और C4 पौधों में निम्न की मदद से घटित होता है। किसकी मदद से घटित होता है? यहाँ पर एंजाइम जो लगता है वो है रूबिस्को। कौन सा एंजाइम लगता है? रूबिस्को एंजाइम। मैंने बताया था ये C3 पौधों में था। C4 पौधों की जब बात करते हैं तो C4 पौधों में क्या था, तो C4 पौधों में भी मैंने आपको बताया था कि पहला CO2 ग्राही करने वाला कौन था, तो पेप था। और पहला बनने वाला स्थायी उत्पाद OAA या DCA, क्लियर। और यहाँ पर भी CO2 का ग्रहण हो रहा है CO2 में, और यहाँ पर जो एंजाइम है वो है पेप्को, क्लियर। तो ये ध्यान रखना। अब आप आंसर अगर निकालोगे तो आपको आसानी हो जाएगी, क्लियर। हाँ, सोनी जी डी बोले, वर्मा जी बी, यादव जी बी। चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला आपको बोला है RUBP कार्बोक्सिलेज और पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्लियर, समझ में आया ना। दूसरा आपको बोला है RUBP कार्बोक्सिलेज एंड PEP पेप कार्बोक्सिलेज। फिर थर्ड आपको बोला है पेप कार्बोक्सिलेज एंड RUBP कार्बोक्सिलेज। और नेक्स्ट आपको बोला है पेप कार्बोक्सिलेज एंड पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा आएगा भैया, करेक्ट आंसर? हाँ, जिन्होंने भी ये पेप्को और रूबिस्को, तो RUBP और रूब कार्बोक्सिलेज और पेप कार्बोक्सिलेज, रूप पे कार्य करने वाला रूबिस्को, पेप पे कार्य करने वाला पेप्को। तो बिल्कुल आप लोगों के करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक, देखते हैं हम इसको, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने तीनों का बनाया, एक तो C3 प्लांट भी बनाया, C4 का भी बनाया, C4 चक्र भी, और केम प्लांट का भी चक्र बनाया। और मैंने आपको बताया था कि इनमें CO2 का ग्रहण कौन करता है, कौन सा एंजाइम लगता है, पहला बनने वाला स्थायी उत्पाद। तो यहाँ पर CO2 जो ग्रहण करता है ये C3 साइकिल है। इसको खोजा था किसने, आप सभी को पता है। तो इसको खोजा था केल्विन और बेंसन ने, क्लियर। ध्यान रखना, ये C3 पौधों के अंदर चलने वाला चक्र है। फिर C4 पौधे जिनकी पत्तियों में क्रेंज आकारिकी या क्रांज आकारिकी पाई जाती है, मतलब इनमें अगर आप देखो तो जो चक्र चलता है वो पत्ती की दो कोशिकाओं में चलता है। कौन सी, एक तो मीजोफिल और एक बंडल शीथ। तो ये जो होता है ये C4 चक्र होता है। इसको केल्विन चक्र भी बोलते हैं क्योंकि इसको केल्विन ने खोजा था, सॉरी केल्विन ने नहीं, यह आपका केल्विन ने खोजा था, केल्विन और बेंसन ने। और C4 जो चक्र था वो हेच और श्लेक ने खोजा था। केम चक्र, तो केम चक्र जो खोजा था वो टिंग ने खोजा था। ये तीनों अलग अलग चक्र थे। इनमें मैंने आपको बताया था कि CO2 ग्राही कौन, तो वो आपको पता है RUBP, क्लियर, CO2 ग्राही होता है। इसमें अगर आप देखो तो प्रथम की अगर बात करो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था प्रथम, तो प्रथम कौन आएगा, तो प्रथम जो है वो है पेप। कौन ग्रहण करता है, पेप, क्लियर।
और इसमें भी अगर देखो तो वही ग्रहण करता है पेप। मैंने आपको बोला था कि ये जो केम चक्र होता है ये सेम टू सेम C4 चक्र के समान होता है, बस अंतर ये होता है कि ये आधा दिन में और आधा रात में कंप्लीट होता है। इस चीज को ध्यान रखना। इसमें एंजाइम लगता है RUBP, रुबिस्को एंजाइम। इसमें अगर देखो तो पेप्को एंजाइम, क्लियर। और इसमें भी आपका वही, तो प्रथम जो लगता है वो पेप्को लगता है, क्लियर। इसमें भी पहले क्या लगेगा, वही पेप्को, क्लियर। फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, क्लियर। लेकिन दूसरा इसमें अगर बोले तो दूसरा जो एंजाइम लगेगा वो इसमें C4 पौधों में वो कार्बोक्सिलेशन के लिए रुबिस्को एंजाइम ही लगता है। तो ये क्रियाएं मैंने पूरी की पूरी कंप्लीटली पुराने लेक्चर्स में समझाई है, आप लोग पुराने लेक्चर को देख लेना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द, अंकुरित बीजों में फैटी एसिड को विशेष रूप से निम्नीकृत किया जाता है। बताओ फटाफट क्या आंसर होना चाहिए, फटाफट बताओ भैया क्या आंसर होना चाहिए इसका, ये क्वेश्चन का। जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें फैटी एसिड या वशीय अम्ल को विशेष रूप से खलिस्तान में निम्नीकृत किया जाता है, क्लियर। निम्नीकृत करना मतलब तोड़ना, किस में तोड़ते हैं बता। चलो ठीक, तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। तो एक बात ध्यान रखना भैया, मैंने कल आपको बताया था वसा, तो वसा जो होती है वो शरीर में हमारे डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं होता है उसका, पहले वसा कार्बोहाइड्रेट में चेंज होती है। तो ये ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के द्वारा होता है, वसा का कार्बोहाइड्रेट में बदलना। ये किसके द्वारा होता है, तो ये ग्लाइऑक्सिलेट चक्र हमारे शरीर में चलता है, जीवों के अंदर चलता है। और ये ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के द्वारा ही वसा को पहले कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है, और कार्बोहाइड्रेट में बदलने के बाद में ही क्या होता है, उसका आगे जो है वो प्रोसेस होता है। मीन्स ग्लाइकोलिसिस चलता है, उसके बाद क्रेब्स चक्र चलता है, बाकी सब क्रियाएं बाद में होती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जिन्होंने सी वाला आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो सी वाला आंसर आप में से कितने लोगों ने चूज किया है, तो यहाँ तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, किसी ने डी बोला है, बी बोला है, खैर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट चक्र चलता है। कौन सा चक्र, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र, क्लियर। और ग्लाइऑक्सिलेट चक्र के द्वारा ही जो फैटी एसिड है उनका क्या होता है, डिग्रेडेड होते हैं, मतलब वो टूटते हैं और कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। उसके बाद उनसे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, मीन्स हमारी बॉडी को उसके बाद एनर्जी मिलती है, डायरेक्ट फैट से एनर्जी नहीं मिलती है। तो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र कहाँ चलता है, ग्लाइऑक्सीसोम में। और ग्लाइऑक्सिलेट चक्र या ग्लाइऑक्सीसोम का कार्य क्या होता है, तो वसा या फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में बदलना, ये मेन उसका फंक्शन या वर्क होता है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्लाइऑक्सिलेट चक्र जीवों की फैटी एसिड बीटा ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न एसीटेट के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए वसा का उपयोग करता है, क्लियर। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए वसा का उपयोग करता है, जो एंजाइम द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, एंजाइम्स के द्वारा। तो यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा एंजाइम के नाम दब गए हैं, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कौन से एंजाइम लगते हैं ग्लाइऑक्सिलेट चक्र में। तो ये दो एंजाइम के नाम याद रखना, एक तो मेलेट सिंथेसेज एंजाइम और दूसरा जो लगता है आइसोसिट्रेट लाइएज एंजाइम। ये दो एंजाइम ऐसे हैं जो कि ग्लाइऑक्सिलेट चक्र जो चलता है उसमें उपयोग होते हैं, और फैटी एसिड या वसा का संश्लेषण किसमें करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में करते हैं। तो ये तीनों चीजें मोस्ट आईएमपी है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू स्टॉप ए कार इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड ऑन शुड, क्लियर। एक क्षैतिज सड़क पर कम से कम दूरी में एक कार को रोकने के लिए किसी को, क्लियर, क्या करना चाहिए बताओ भैया आपके हिसाब से। चलो ठीक है, आपके आंसर सेंड करते रहो। तो यहां पर आप लोगों ने ए वाला आंसर चूज किया है, क्लियर, बिल्कुल सही है, क्लियर। अप्लाई ब्रेक्स हार्ड इनफ टू
टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग। क्लियर? मतलब क्या करना है, सरकने से, स्लिप होने से बचाने के लिए कसकर ब्रेक लगाने चाहिए। क्लियर? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन कसकर इतना भी ब्रेक नहीं लगाना चाहिए कि बिल्कुल पूरा का पूरा जो पहिया है स्टॉप ही हो जाए। अगर पहिया पूरा स्टॉप हो जाएगा तो गाड़ी घूम जाएगी। इतना भी कसकर आपको नहीं लगाना है, पूरे पहिए का घूर्णन एकदम से बंद नहीं करना है। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा रहेगा? तो करेक्ट आंसर है ए। ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो ठीक है। अच्छा, इंजन बंद करने के बाद में ब्रेक लगाना या ना लगाना, तो इंजन कौन बंद करता है भैया ब्रेक लगाने से पहले? बिल्कुल अधिकतर लोगों का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम इसके लिए वैध होता है। क्लियर? बताओ भैया, न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो किसके लिए वैध है? मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वैलिड फॉर, कहां पर लागू होगा और कहां पर लागू नहीं होगा? फटाफट बताओ क्या आंसर होने चाहिए आपके। क्लियर? न्यूटन का शीतलन नियम इसके लिए वैध होता है। क्लियर? तो न्यूटन का जो शीतलन नियम होता है, कूलिंग लॉ, क्लियर, वो किसके लिए वैध होता है? स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। जब वस्तुओं के बीच का जो अंतर है, उनके बीच, वातावरण और वस्तु के बीच का अंतर 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम हो। आया ना समझ में? अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अगर ज्यादा अंतर होगा वातावरण और वस्तु का, तब ये नियम पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना कि न्यूटन का शीतलन नियम वो छोटे तापांतर के लिए मान्य होता है। तो छोटा तापांतर मैं आपको समझाता हूं। मान लो वायुमंडल का टेम्परेचर कितना हो? 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो। क्लियर? और वस्तु का तापमान अगर मैं बोल दूं 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो यहां पर वायुमंडल और वस्तु के ताप के बीच में अंतर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। तो वस्तु और वातावरण के बीच में जितना कम तापमान का अंतर रहेगा, न्यूटन का शीतलन नियम उतना ही परिशुद्ध रिजल्ट देगा। इस चीज को ध्यान रखना। अगर एक उबलते हुए एक उबलती हुई अगर मान लो चाय है, कॉफी है, उसको अगर कप में डालने के बाद अगर आप कमरे में रख देते हो, तो वातावरण, अगर कमरे का टेम्परेचर अगर 20 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और कप का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ वस्तु और वातावरण के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। तो लागू तो होगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं लगा सकते, लेकिन पूर्णतः शुद्ध यहाँ पर कार्य नहीं करता। कहां पर न्यूटन का शीतलन नियम ज्यादा अच्छे से रिजल्ट देगा, पूर्ण रूप से सही होगा? तो जब वस्तु और वातावरण के बीच का जो तापांतर है, क्लियर, जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, वो जितना कम होगा उतना ही रिजल्ट आपको एक्यूरेट मिलता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, न्यूटन का शीतलन नियम मैं आपको हल्के से समझाता हूं। क्लियर? तो न्यूटन का जो शीतलन नियम होता है, इन्होंने बताया था कि किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर क्या होगी। इसके लिए इन्होंने एक नियम दिया जिसे न्यूटन का शीतलन नियम कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया? मान लो एक वस्तु है, क्लियर, ये वस्तु है, क्लियर, ये इसके चारों ओर का वातावरण है या क्लाइमेट है। आया ना समझ में? अगर मान लो वस्तु का तापमान, क्लियर, पहले, क्लियर, कब? पहले मतलब पहले θ1 और बाद में θ2, क्लियर, और θ1 से θ2 तक आने में इसको समय लगा t1, क्लियर, या t समय। तो ऐसी स्थिति में वस्तु के ठंडे होने की जो दर रहेगी वो क्या रहेगी? तो पहले तो ठंडे होने की दर θ1 माइनस θ2 अपॉन t, ये समय को आप t मान लो। आया ना समझ में? मतलब समय कितना है? t। तो t समय में θ1 से θ2 तक टेम्परेचर गिर गया है। आया ना समझ में? क्लियर हुआ? θ1 से θ, मान लो एक कप चाय है, उस चाय का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है
और 1 मिनट के बाद में उसका तापमान घटकर 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो पहले θ1 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में 1 मिनट के बाद घटकर कितना हो गया, θ2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्लियर? कितने समय में? 1 मिनट में। तो ये जो वातावरण के ठंडे वस्तु के ठंडे होने की दर है, मीन्स तापांतर बटे समय, आया ना समझ में? ताप का अंतर बटे समय, इसी को कहा जाता है वस्तु के ठंडे होने की दर। ये किसके समानुपाती होती है? तो θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस θ0। वातावरण का तापमान मान लो θ0। तो वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के औसत तापमान, एवरेज तापमान तो आप सभी को पता भी है, एवरेज निकालने के लिए आप θ1 θ2 को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, और वस्तु के औसत तापमान और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। इस चीज को ध्यान रखना। वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु के औसत तापमान और वातावरण के तापमान के अंतर के समानुपाती होती है। ये किसने बोला था? तो ये न्यूटन के शीतलन नियम में न्यूटन ने किसी भी वस्तु के ठंडे होने की दर के लिए कहा था। शर्त भी उन्होंने रखी थी कि शर्त क्या? तो शर्त कहां पर ये एक्यूरेट लॉ जो है, नियम है, ये लागू होगा जब वस्तु और वातावरण के बीच का अंतर कम से कम हो। पहला उन्होंने कंडीशन रखा। दूसरा, वस्तु की सतह से जो ऊष्मा का क्षय हो रहा है, जो ऊष्मा निकल रही है, वो ऊष्मा किससे होनी चाहिए? ऊष्मा का क्षय केवल विकिरण से होना चाहिए, ना तो चालन से होना चाहिए, ना ही संवहन से। केवल विकिरण से ही ऊष्मा की हानि होना चाहिए वस्तु से, तभी यह नियम लागू होता है। और तीसरा एक बात और इन्होंने बोली थी कि जब भी वस्तु ऊष्मा का क्षय करे तो वस्तु के आयतन में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में न्यूटन का शीतलन नियम कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना भैया, न्यूटन का शीतलन नियम, इससे सवाल बहुत पूछे आते हैं। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ, विच हाइड्रोकार्बन इज मेनली प्रेजेंट इन गोबर गैस? कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है? फटाफट आप लोगों के आंसर जो है, ठीक, कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में उपस्थित होता है? तो आप में से अधिकतर लोगों को पता है कि गोबर गैस क्या होता है। तो गोबर से बनाई जाने वाली गैस, गांव में आपने अधिकतर देखे होंगे गोबर गैस प्लांट, क्लियर, जिसमें गोबर घोल के डाला जाता है और उससे गैस एक प्रोड्यूस होती है। उस गैस का उपयोग ईंधन के रूप में खाना पकाने में किया जाता है। कुछ जगहों पर इसका उपयोग प्रकाश या लाइट के लिए भी किया जाता है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से गोबर गैस में होता है? तो आप में से अधिकतर लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, वो है मेथेन। क्लियर, मेथेन CH4। ये एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सबसे अधिक स्थायी हाइड्रोकार्बन है और गोबर गैस के अंदर मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। कितनी होती है? आप में से कई लोगों को पता है 65%। रेंज में अगर बोले तो 50 से 70% इतनी मीथेन गैस होती है। क्लियर, फिक्स अगर बोलो तो 65%, रेंज में अगर बोलो तो 50 से 70% तक मीथेन गैस होती है। साथ ही साथ इसमें दूसरी मोस्ट जो गैस होती है वो है CO2। इस चीज को भी ध्यान रखना। कितनी? तो ये होती है 30 से 40% तक। कितनी होती है? 30 से 40% तक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम गोबर गैस के बारे में। तो आप में से हर किसी का आंसर करेक्ट है। बायोगैस कंटेन रफली 50 to 70%। क्लियर, फिक्स अगर बोले तो कितनी? तो फिक्स अगर बोले तो 65% मीथेन गैस इसमें पाई जाती है। 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड, 30 से 40% इसमें CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। साथ ही साथ ट्रेस अमाउंट बहुत कम मात्रा में इसमें दूसरी गैसेस भी होती है। द लिक्विड एंड सॉलिड डाइजेस्टेड मटेरियल, इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों मटेरियल होते हैं गोबर के अंदर। क्लियर, कॉल्ड डाइजेस्टेड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज ए सॉइल एमेंडेंट।
क्लियर। ये मृदा सुधारक के रूप में या मृदा में बायो फर्टिलाइजर या जैविक खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आए ना समझ में, इस चीज को ध्यान रखना। आप सभी को पता है, तो यहां ध्यान रखना भैया, मीथेन सबसे ज्यादा 50 से 70%, क्लियर। अगर इसको हम देखें तो 65%, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% होती है, हाइड्रोजन इसमें 5 से 10%, नाइट्रोजन 1 से 2%, और वाटर वेपर या भाप जो होती है वो 0.3% होती है। इसके अलावा बहुत कम मात्रा में इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी पाई जाती है। तो ये अलग अलग, ये गोबर गैस तो आप सभी लोगों ने देखा है। गोबर गैस के अंदर गोबर के कौन से अवयव के डिकम्पोजिशन से गोबर गैस बनती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गोबर गैस के अंदर जो गोबर है, गोबर में सेलुलोज होता है, सेलुलोज मतलब रेशा, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि गोबर गैस के अंदर कौन से अवयव का किण्वन या फर्मेंटेशन होता है, तो वो होता है सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सेलुलोज जो पशुओं के गोबर में अपाच्य जो रेशा बच जाता है, उसी रेशे के सड़ने से गोबर गैस प्रोड्यूस होती है। तो ध्यान रखना भैया, इसको हम भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं, जैविक ईंधन भी कहते हैं, प्रदूषण रहित ईंधन भी